हेलो बच्चों, ये आपके क्लास 9th का डीओई का पेपर आया हुआ है जो आपको पीछे से सीबीएसई बोर्ड से प्रोवाइड हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस बार इसमें पेपर में बहुत चेंजेस भी हुए हैं क्योंकि इस बार आपको जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक ज्ञान को अलग-अलग से आपके एमसीक्यू भी दिए गए हैं और उसके जो बड़े क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स 3 मार्क्स वाले। ठीक है, तो इसमें बायो केमिस्ट्री फिजिक्स तीनों को अलग अलग कर दिया गया है इस बार। तो टोटल 80 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे में खत्म करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खंड का निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है? तो आपका इसमें मैंने आंसर को मार्क कर रखा है, राइसो राइबोसोम। ठीक है, और रक्त को संयोजक ऊतक कहा जाता है क्योंकि ये शरीर के अंगों को जोड़ता है, ये पदार्थ परिवहन में मदद करता है, इसमें तरल आधारित होती है और ये विभिन्न अंगों को कार्यात्मक रूप से जोड़ता है। तो आपका इसमें आंसर सी है। मैंने आंसर पहले से ही मार्क कर दिए हैं। ठीक है, कार्प कोशिकाएं किसकी उपस्थिति के कारण गैस के लिए अभेद्य होती है? तो ये है सुबिरिन। ठीक है, इसका आंसर जाइलम का मुख्य जल संवाहक तत्व है वहिकाएं और वहिनकाएं। वहिकाएं और वहिनकाएं। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पर। निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्पादन को प्रभावित करने वाला एक जैविक कारक है? तो खरपतवार। क्यों? अगर खरपतवार बहुत सारी हो जाएंगी तो वो सभी पौधों को पोषक तत्व नहीं प्राप्त हो पाते। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा कारण है एक प्रभावित करने का। निम्नलिखित में से कौन सा हरी खाद का एक उदाहरण है? ग्वार। ठीक है, तो हरी खाद यूरिया तो हरी होती नहीं, गाय का गोबर हरा होता नहीं, कंपोस्ट होता नहीं। ठीक है, पशुपालन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानव जनसंख्या बढ़ाना, पशु आधारित खाद्य उत्पादन बढ़ाना, पादन प्रजनन, वन प्रबंधन। तो पशु आधारित खाद्य उत्पादन बढ़ाना, कि हम पशु को पालते किस लिए हैं कि भाई आगे जो पशु से हमें प्राप्त होने वाली चीजें वो हमें उचित रूप से प्राप्त हो सके। ठीक है, अब आ जाइए इसमें क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये आपका ए और आर है। ठीक है, तो इसमें आपको सत्य और असत्य मतलब आपको क्वेश्चन दिया होगा, उसके आप इसमें चारों में से आपको करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लगभग बच्चे करना नहीं चाहते कि ये समझ में नहीं आता। नहीं, ये आसान होता है, आपके समझने पर बस डिपेंड करता है। विसरण और परासरण समान प्रक्रियाएं हैं दोनों, और कारण क्या है? देखो इसने बात बोली और ये कारण दे रहा है। दोनों में अणुओं की अधिक सांद्रता में से कम सांद्रता की और गति शामिल है। देखिए, पहली बात भी सही है, दूसरी बात भी सही है, मगर लेकिन आर ए को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो इसका उत्तर आपका बी होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। इसमें भी आपको बात दी गई है। ठीक है, एक पाद कोशिका। अब इसमें से ए और बी आपको दोनों क्वेश्चन दिए गए हैं और ये आपके 2 मार्क्स का है। इन दोनों में से आपको एक करना है। यहाँ पे आपको मैं क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा बहुत समझा दूंगी ताकि अदरवाइज आप इसको बहुत आसानी से कर सकें। एक पादप कोशिका और एक जंतु कोशिका और एक सूक्ष्म दर्शी के नीचे देखा गया, यह पहचानने के लिए 2 विशेषताओं की सूची बनाइए कि उनमें से कौन सी पादप कोशिका है। तो आपको पहले पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं के बारे में पता होना चाहिए, तब इसका आप एक्यूरेट आंसर दे पाएंगे। और इसका आसान भाषा में आंसर प्राप्त करने के लिए आप एक ये कर सकते हो, आप फोन में चैट जीटीपी खोल लो, उसमें आपको बहुत अच्छे से आसान आंसर 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन है। अब आ जाओ। ठीक है, यह मैंने आपकी सुविधा के लिए बता दिया है कि आप उससे बहुत इजीली क्वेश्चन को पढ़ के आंसर लिख सकते हो। एक कोशिकाओं को सूक्ष्म दर्शी के नीचे देखा गया, इसमें केंद्र स्पष्ट केंद्र पर झिल्ली युक्त कोशिकाएं नहीं है, तो कोशिका का प्रकार का नाम बताना है। ऐसे कोशिकाओं वाले जीव का एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे मैंने आप इन दोनों में से कोई एक कर सकते हो। क्या होता है जब एक जंतु कोशिका और एक पादप कोशिका लिखित में रखा जाता है? ठीक है, तो ये 3 मार्क्स में आपको ये तीनों चीजें, अल्पराशरण दाबी विलयन, अतिपराशरण दाबी विलयन, समपराशरी विलयन, इसके बारे में मुझे थोड़ा बहुत मतलब एक्यूरेट, देखो साइंस में कुछ भी आपको बना के नहीं लिखना हो, आपको इसके बारे में कुछ पता होना चाहिए पूरा। आप उसको तभी लिखेंगे, तभी आपको टीचर मार्क्स देंगे। तो इसके आंसर आप अपनी बुक से, सपोर्ट से, सैंपल पेपर से और ज्यादा इजिली चैट जीटीपी से तुरंत निकाल सकते हैं और आसान भाषा में आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना का वर्णन करें और उसका कार्य बताएं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन
आंसर आप ढूंढ सकते हैं। पशुओं में दूध उत्पादन की गुणवत्ता के सुधार के लिए कोई 3 तरीकों की व्याख्या कीजिए। तो भाई दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए उसे अच्छा खाद्य पदार्थ खिलाना चाहिए, और जो उनकी शुक्राणु होते हैं, जो उनका मेल होता है, वो अच्छी गुणवत्ता वाले से मेल करवाना चाहिए। उससे दुग्ध उत्पादन अच्छा होता है, आगे की जनरेशन भी अच्छी होती है। तो ठीक है, आप ये बुक से आपको अच्छा लगे, 12वें पार्ट से रिलेटेड चैप्टर क्वेश्चन है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे। एक केले का पौधा अपनी कोमल तने के बावजूद सीधा खड़ा रह सकता है। दूसरे ओर आम जैसे पेड़ एक मजबूत काष्ठीय तना होता है। ये यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। हालांकि दोनों ही पानी और पोषक तत्वों का कुशलता से परिवहन करने में सक्षम है। तो केले में के तने में यांत्रिक सहायता कौन सा उत्तक प्रदान करता है? ठीक है, और जल संवाहक का उत्तक नाम बताइए। ठीक है, तो आप इसे क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लेंगे। पौधे में एमिपिस की कोई 2 कार्य बताने हैं। फ्लोएम उत्तक के कोई 4 प्रकार के अवयव के नाम बताइए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ठीक है, इसमें आपको ध्यान से देखना, केंद्रक क्या कार्य करता है, माइक्रोकार्डिया क्या करता है, गाल्जी उपकरण से क्या करता है, लाइसोसोम सोसम क्या कार्य करता है, अंतर्जैविक गालिका। इसमें से कोई भी आपको प्रत्येक का एक का कार्य आप बताना है। तो आप ऐसे वर्डों की डिफाइन याद कर लेंगे, ताकि आपको पेपर में आएगा तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब आ जाते हैं ये प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच 5 प्रमुख अंतर। तो प्लीज इसको ध्यान से याद करके जाइएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं फिर खंड खा पे। फिर यहाँ से आपका फिर एमसीक्यू चालू हो गया। ठीक है, इस बार पेपर के सारे सेक्शन को अलग अलग बांट दिया गया है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा ठोस अवस्था का गुण नहीं है? तो निश्चित आकाश, असंपीडित निश्चित आयतन, उच्च विसरण दर। रक्त किस प्रकार का मिश्रण है? तो कोलाइडल प्रकार का मिश्रण है। CO2 का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? तो 44U होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको जिसके क्वेश्चन है 2 मार्क्स 3 मार्क्स वो भी बहुत अच्छे से दिखा दिए हैं। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न 18 में से 2 कथन अभिकथन, तो इन दो पढ़ना है और इसके क्वेश्चन को आप आंसर देना है। कि मैं इसे पूरा एक्यूरेट आंसर आपको देने बैठूंगी तो बेटा फिर बहुत ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, इसमें मैंने एमसीक्यू आंसर दे दिए। इलेक्ट्रॉन विविक्तिक कक्षाओं के नाभिकाओं के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कारण बोल रहा है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते समय लगातार ऊर्जा विकिरित करते हैं। देखो इसमें ए तो सत्य है, लेकिन आर असत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका सी आ जाएगा। वाष्पीकरण और क्वथनांक के बीच 2 अंतर बताइए। देखिए वाष्पीकरण और क्वथनांक के अंतर वाला भी तो आप याद कर लीजिएगा। अब आ जाओ भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बीच में अंतर भी आप याद कर लीजिएगा। भौतिक होता है जो हम आप करते हैं हाथ, जिसको हम फिजिकली चेंज करते हैं, और रासायनिक जो केमिकल द्वारा चेंज होता है। ठीक है, ये भी 2 मार्क्स में है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि पेपर में क्वेश्चन कहाँ से ज्यादा बनकर आ रहा है, किस चैप्टर को आपको ज्यादा ज्यादा ध्यान देना है। अष्टक नियम क्या होता है? ऐसे तत्व का नाम बताइए जो इसका पालन करता है। ठीक है, तो इसका भी आंसर आप बुक से स्टडी कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 22, समस्थानिक या संभारिक क्या है? समस्थानिक के 2 अनुप्रयोग लिखिए। एक तत्व x का द्रव्यमान 27 है तो न्यूट्रॉन की संख्या 14 है, तो x की परमाणु संख्या क्या होगी? ठीक है, x ये चैप्टर 3 या 4 से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, x के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए और तत्व x की पहचान कीजिए। अब चलते क्वेश्चन नंबर 23, कारण बताइए। नल का जल एक शुद्ध पदार्थ नहीं है। ये तो है कि नल का जल एक शुद्ध पदार्थ नहीं, क्योंकि बहुत उसमें से अशुद्धियां आती है इसलिए। ठीक है, तो कारण बताइए ऐसा क्यों नहीं है। ठीक है, दूध एक कोलाइडल है, इसका भी आपको कारण बताना है। ठीक है, विलीन प्रकृति में स्थिर होता है जबकि निलंबन अस्थिर होता है, इसका भी एक कारण बताना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। इस बार हमारा पेपर थोड़ा सा अलग बनकर आएगा, तो ऐसे ही आपको याद भी करने हैं। कारण जहां पर बताए गए हैं पूछेंगे वो जरूर याद करने हैं। देखो 3-3 मार्क्स में पूछा गया है, तो आपका जो 1-1 मार्क्स में ये पूरा उत्तर 1-1 मार्क्स में पूछा गया है। तो अगर आप इसमें 2 भी कर दोगे ना बेटा, आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब गीले कपड़े में लपेट गई पानी की बोतल चलते पंखे के नीचे रखा जाए तो कुछ समय बाद बोतल के अंदर पानी ठंडा हो जाता है। इसमें शामिल प्रक्रिया वैसी ही है जो मिट्टी के घड़ों में कूलर ठंडा करने में मदद करती है। और मिट्टी में अब देखो ये कहा एक आपको वो दे दिया है। देखो गद्यांश दिया जाता है ना, जैसे आपको एसएसटी में, इंग्लिश में, हिंदी में, सब ऐसे साइंस में भी मिलेगा, पर इसका आंसर एक्यूरेट इसमें नहीं मिलेगा। इसका आपको आंसर पहले से पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, तभी आप इसके आंसर को दे सकते हो। मिट्टी में घड़े का पानी ठंडा करने के लिए कौन सी घटना? तो वाष्पीकरण की घटना से मिट्टी के घड़े का पानी ठंडा होता है। वो छिद्रों से वाष्पीकृत होता रहता है, इसलिए पानी
ठंडा होता रहता है। आर्द्र के दिनों में कूलर प्रभावी ढंग से काम क्यों नहीं करता? आर्द्र के दिनों में बाहर का मौसम ठंडा हो जाता है और इसलिए आर्द्रता से वाष्पीकृत नहीं हो पाती, क्योंकि जब बाहर गर्मी बनी होती है तो वो जो उसमें क्या कहते हैं, जो जाली लगी होती है वो वाष्पीकृत होता रहता है उससे, मगर वो आर्द्र के दिनों में धूप नहीं होने के कारण से वाष्पीकृत नहीं होता, इसलिए प्रभावी ढंग से काम नहीं कर सकता। ये आंसर मैंने अपने तरीके से बता दी और अच्छा तरीके से आप बुक से याद कर सकते हो। वाष्पीकरण की दर के बढ़ने के कोई 2 कारण बताइए। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आपके फर्स्ट या सेकंड से है आपका। पदार्थों कणों के किन्हीं 2 अभिलक्षणों के गुण का उल्लेख करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 आ जाइए, 5 मार्क्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के कोई 5 अभिधारणाएं बतानी है, तो प्लीज डाल्टन के नियम जरूर याद कर लेना बच्चों। ठीक है, और इनको परिभाषित कीजिए। परमाणु द्रव्यमान इकाई, अणु, बहुपरमाणु आयन, संयोजकता, स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, बहुत अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, जो मुझे एक्यूरेट पता नहीं होगा मैं उसका आंसर नहीं दूंगी, क्योंकि गलत आंसर देना बच्चों को गुमराह करना होता है, अच्छी बात नहीं। ठीक है, 1 कार 10 सेकंड। अब आ जाओ सेक्शन सी, खंड गा। ठीक है, 1 कार 10 सेकंड में 36 किलोमीटर 72 किलोमीटर तक त्वरित होती है, तो इसका त्वरण क्या होगा? 1 मिनट अपॉन सेकंड की 2। ठीक है, इसको आप करके सॉल्व करके देखेंगे, आपका आंसर यही आ जाएगा। एक वेग समय में ग्राफ और समय कक्ष के बीच में क्षेत्रफल को क्या दर्शाता है? दूरी और विस्थापन। ठीक है आप, ठीक है, यदि किसी पिंड का संवेग 2 गुना कर दिया जाए जबकि उसका द्रव्यमान स्थिर रहे तो उसका वेग हो जाता है दुगना। यदि किसी पिंड का वेग दुगना कर दिया जाए और उसका द्रव्यमान स्थिर रहे तो उसका वेग दुगना हो जाता है। ठीक है, जब कोई गेंद एक ऊंचाई से मुक्त पतन में गिरती है तो उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा स्थिर रहती है। ठीक है, मुक्त पतन, पहले सबसे पहले इसमें ये पता होना चाहिए मुक्त पतन क्या होता है। ठीक है, किसी बिना बाधा से। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30 पे। जब तापमान बढ़ता है तो हवा की ध्वनि में गति बढ़ती है। जब तापमान बढ़ता है तो हवा की ध्वनि भी बढ़ती है। आपने देखा हो कोई गैस, जैसे कोई सिलेंडर बहुत ज्यादा भरा हुआ निकलता है तो कितनी स्पीड से निकलता है। ठीक है, और कोई चीज जब खत्म हो जाती है तो कम स्पीड से निकलती है, धीरे धीरे निकलती है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस तरंग के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है? ध्वनि तरंग। किस तरंग से संचरण के माध्यम की आवश्यकता, बात कैसे जाएगी, मेरी बात आप तक कैसे पहुंचेगी? तो ये, ठीक है, ध्वनि तरंगों के द्वारा पहुंचती है। निम्नलिखित प्रश्न 32 आपका है, आपका इसमें भी आपको ए और आर दे रखे हैं। पता है इसमें आपकी क्या फायदा हो रहा है, क्या घाटा हो रहा है? अगली बार जो पेपर था उसमें 20 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू आते थे, उसमें 2 ही आते थे, ये सत्य असत्य, और इस बार मैंने देखा कि 6 हो गए, है ना? ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार विषुवृत्त वृत्त पर ध्रुवों की तुलना में कम होता है और कारण क्या? गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवृत्त की ध्रुवों की तुलना में कम होता है। तो देखिए इसमें ए और आर कारण दोनों ही सत्य, पर आर जो है ना ए की सही व्याख्या नहीं करते, तो आपका उत्तर ए आएगा। ठीक है, अब चलते 33 पे भी, इसमें भी यही देखा, पराध्वनि उच्च आवृत्ति की तरंगे है। परासर तरंगे अपनी कम तरंग दैर्घ्य के कारण बहुत छोटे अवरोधों का पता लगा सकती है। ठीक है, पराध्वनि उच्च आवृत्ति की तरंगे है। पराश्रव तरंगे अपने से कम तरंग दैर्घ्य के कारण बहुत छोटे अवरोधों का पता लगा सकती है। तो इसमें लगा सकती है, तो बताओ इसमें क्या होगा? इसका आंसर मार्क करना तो मैं भूल गई। चलिए दिमाग लगाते हैं, क्या होगा? पराध्वनि उच्च आवर्ती तरंगे, तो उच्च मतलब ज्यादा ऊंची वाली। पराश्रव तरंगे अपनी कम तरंग के कारण ए और कारण आर दोनों ही सत्य है। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है, ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। तो यहाँ पर देखो ए और आर, ये देखो ये अलग बात है, ये भी अलग बात है, तो ये दोनों ही सत्य है, मगर आर जो है ना वो ए की सही व्याख्या नहीं करता। ये उच्च आवृत्ति है और ये अपने से कम तरंग दैर्घ्यों के छोटे अवरोधों का पता लगा सकती है। तो इसका उत्तर आपका बी होगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। उत्प्लावन बल को परिभाषित कीजिए और ये किन कारकों पर निर्भर करती है? तो आप इसको भी आराम से पढ़ लेंगे बेटा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 35 पे, यह ध्वनि तरंग की आवृत्ति 256 हर्ट्ज है और
और तरंगदैर्घ्य 1.3 m है, तो इसके वेग की गणना कीजिए। ठीक है, ध्वनि के बहुल परावर्तन के कोई दो उपयोग की सूची बनाइए। अब आता है 36 पे, एक दूरी समय ग्राफ की ढलान क्या दर्शाती है? हम इससे एक समान और असमान गति की पहचान कैसे कर सकते हैं? ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत बताइए, दो अनुप्रयोगों का उल्लेख कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग लास्ट ईयर पेपर में भी कई बार पूछा गया है, तो प्लीज ये वाला क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, 3 मार्क्स में है। ठीक है, अब आ जाती 38 क्वेश्चन पे। यहाँ पर भी आपको एक कहानी दी हुई है। ठीक है, और उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा गया है, तो संवेग को परिभाषित कीजिए, गति का नियम नाम बताइए जिसकी स्थिति में दर्शाया गया है। ठीक है, सी डी में से उत्तर दी, इन दोनों में से कोई एक उत्तर देना, तो आप क्वेश्चन देख लीजिए। 0.5 के मान के एक गेंद की चाल से चल रही है एक खिलाड़ी। ठीक है, खिलाड़ी द्वारा औसत बल ज्ञात कीजिए, और 3 kg द्रव्यमान में एक पिंड 4 ms वेग की गतिमान का समय ज्ञात करना है। अब आ जाए 39 पे, तो आप इसमें किसी एक का उत्तर देना है। इन दोनों में से आप ए और बी सेक्शन में से कोई उत्तर, 5 मार्क्स का है। 1 जूल का कार्य को परिभाषित कीजिए, किसी वस्तु गति ऊर्जा का व्यंजक लिखिए, ऊर्जा संरक्षण का नियम बताइए, शक्ति को परिभाषित कीजिए और ऐसा एक मात्रक लिखिए, कार्य करने की आवश्यकता दशाएं क्या है। ऐसे बी और ए में से कोई करना है। ठीक है, यहाँ पे आपका पेपर खत्म।